Hello everyone, good evening. Welcome back to Exam Guru and today I discussed about Mission Vijay Test 1, Minor Test 1. तो कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? हाउ वाज द टेस्ट? तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल आपकी है कौन सी? एगेनोऑस्ट्रिक. इसका साइज तो नहीं दिया है लेकिन अदर के हम देख लेते हैं. ये आपका दिया है 7.0 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया आपका दिया है टिपिकल बैक्टीरिया 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर. ठीक है. और माइकोप्लाज्मा आपका दिया है 0.3 माइक्रोमीटर, जिसमें से एग्जाम्पल इसका PPLO प्लीडोनोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसका साइज दिया है 0.1 माइक्रोमीटर. इसलिए कहते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होती है माइकोप्लाज्मा को कहते हैं. उसमें भी PPLO को लिविंग सेल आपको कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगी आप? ठीक है, ये होगी आपकी स्मॉलेस्ट सेल. ठीक है. और ये होगी आपकी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल. ओके. लगभग एक फुटबॉल की जैसी होती है. फुटबॉल का साइज कितना? 1 फीट के बराबर होता है, तो उतनी बड़ी साइज सेल होती है आपकी, है ना. तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल क्या होगी आपकी? एगेनोऑस्ट्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेंसली स्ट्रैंड नहीं है आपका, स्ट्रैंड है. डेंसली स्ट्रैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर. रेटिकुलर मतलब नेटवर्क लाइक, है ना. रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर टू न्यूक्लियस विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. ये इन्होंने इनका फंक्शन दे दिया. इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है NCERT के अकॉर्डिंग सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ओनली द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो आपका सिर्फ हमें इससे हमें कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये हमें एकदम क्लियर दे दिया इन्होंने फंक्शन के बेसिस पे. ठीक है. यहाँ पे हमें कंफ्यूज हो सकता था. रेटिकुलर स्ट्रक्चर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये फंक्शन को देके आपने क्लियर कर दिया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही आंसर आएगा. ठीक है. अगर फंक्शन ना देते, सिर्फ फंक्शन इतना होता सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और रेटिकुलर की जगह अब यहाँ पे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर लगा दो, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता राइबोसोम, है ना. क्योंकि राइबोसोम कैसे ग्रेनुलर होता है, बाकी पूरी लाइन इसका यही होता है. तो आपका थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, जो कि ग्रीन एल्गा है, एंड मीजोफिल सेल रिस्पेक्टिवली. मीजोफिल सेल आपकी प्लांट सेल की ऐसी सेल होती है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है. आप जो लीफ देखते हैं ना, है ना, प्लांट की जो लीफ है आपकी, इस लीफ की आप जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो आपकी एक एपिडर्मिस दिखेगी, अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस होती है. इसके बाद कुछ ओवल, राउंड एंड ओवल शेप सेल मिलेंगी आपको, जिसको हम मीजोफिल सेल कहते हैं, और बीच में कुछ वेस्कुलर बंडल होते हैं. तो इन मीजोफिल सेल में जिनके पास होता है क्या? क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो इनका नंबर एक मीजोफिल सेल में कितना हो सकता है? लगभग 20 से लेके 40 तक हो सकता है ना. ये सेंटेंस अच्छा तब रहेगा एक्चुअली में इसको यहाँ पे लिख दें क्या? ए मीजोफिल सेल है ना. एक मीजोफिल में 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, लेकिन क्लोमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होती है, इसलिए एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा इसमें, है ना. तो 1 एंड 20 से 40. ठीक है. अब यूनिसेलुलर है, इस बेसिस पे एक ही क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कुछ खास मतलब नहीं कह सकते हम, लेकिन एक्चुअली मैं इतना बता रहा हूँ कि आपकी यूनिसेलुलर एल्गा होता है. ग्रीन एल्गा में कैसे यूनिसेलुलर एल्गा है, लेकिन इसके पास एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है ना. तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं. ए फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल इंक्लूड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो सारे ऑर्गेनेल आते हैं उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका बनता है गोल्गी बॉडी से बनती है, या तो लाइसोसोम बनेगा अगर उसके अंदर भरे होंगे एंजाइम. ठीक है. या फिर आपकी अगर एम्प्टी होगी, लार्ज होगी, तो उसको हम वैक्यूल बोल दे देंगे. तो इनके और इनके यानी कि 4 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके फंक्शन के बेसिस पे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखते हैं, एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, एक दूसरे से तालमेल रखते हैं. इस वजह से इनको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर कम्स अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच इज फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड, है ना. फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड बिल्कुल सही है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में AR, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आते हैं. बिल्कुल ये भी सही लाइन एकदम सही है. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट. द आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग सेल लैक न्यूक्लियस.
लैक न्यूक्लियस, देखो दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस का ना होना, या तो होगा वो ई न्यूक्लिएटेड, है ना, ई न्यूक्लिएटेड, या फिर उसको कह देंगे हम ए न्यूक्लिएटेड। अगर उसमें न्यूक्लियस जन्म से ही नहीं है, मतलब जब से वो पैदा हुई, जब से उसका डिवीजन हुआ तब से ही उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको बोलते हैं ए न्यूक्लियस, मतलब फ्रॉम बर्थ। फ्रॉम बर्थ क्या न्यूक्लियस कैसा है आपका, एब्सेंट है, माइनस मतलब एब्सेंट होता है। लेकिन इसका आफ्टर मैचुरेशन, है ना, आफ्टर मैचुरेशन इसका न्यूक्लियस था, एब्सेंट हो गया। पहले तो था, मतलब जब उसने जन्म लिया था, जब सेल बनी थी, उसके पहले तो न्यूक्लियस था, लेकिन बाद में डिसअपीयर किसी कारण हो जाता है। जो बाद में होता है उसके लिए ई लगाते हैं, और जन्म से ही एब्सेंट होता है उसके लिए ए लगाते हैं। यहाँ पे ए का मतलब ही होता है एब्सेंट, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे होता है कि बाद में एब्सेंट हुआ होगा। तो आफ्टर मैचुरेशन न्यूक्लियस एब्सेंट, है ना, या डिसअपीयर्ड। तो इस कहते हैं जो ये आपकी ये मैच्योर आरबीसी एंड सीव ट्यूब सेल है, नॉट ओनली दिस आल्सो वेसल्स, है ना। एनसीईआरटी के जो सेल वाली चैप्टर है साइटोलॉजी में, उसमें आपके दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन वेसल्स भी हैं। जब आप पढ़ेंगे क्या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पढ़ेंगे आप वेसल्स भी होती है, जो कि एक प्रकार का जाइलम होता है, ठीक है, और ये एक प्रकार का आपका फ्लोएम होता है। इन तीनों के पास न्यूक्लियस बाद में एब्सेंट हो जाता है, इसलिए कहते हैं इनको ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो बोथ 1 and 3, अगर अमीबा की जगह हम वेसल्स लगा देते हैं तो ऑल आंसर हो जाता, लेकिन ये सेल में नहीं लिखा इसलिए मैंने नहीं दिया, है ना, क्योंकि सेल का चैप्टर है, सेल का पूछे जाए क्वेश्चन वाले हैं, तो उसी से ही रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस एक्सटेंड बिटवीन 10 से लेके 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। आपकी जो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, ये एक्चुअली में डबल मेम्ब्रेन होती है ना। कुछ जगह ये फ्यूज हो जाती है, इस तरह से ऐसे हो जाती है फ्यूज, है ना, इस तरह से कुछ होता है, ये इस तरह से होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है, ऐसे करके, ठीक है। ये सेल होगी, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपका ये स्पेस है, ये न्यूक्लियर पोर है ना, ये न्यूक्लियर पोर का जो कितना हो सकता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, है ना। तो न्यूक्लियर पोर का साइज हो सकता है कितना, 10 से लेके 50 नैनोमीटर, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कंटेंट पिगमेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन बता रहा है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। सिलिया फ्लैजिला हो सकता है, सिलिया एंड फ्लैजिला हो सकता है, ठीक है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन आपका मीजियोसोम भी हो सकता है, जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन आपका क्रोमैटोफोर भी हो सकता है, काफ़ी सारे होते हैं, ईटीसी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लान क्या होती है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म में पिगमेंट भी है उसके पास, इसका मतलब ये नहीं होगा और मीजियोसोम भी नहीं होगा, तो क्रोमैटोफोर आंसर हो सकता है ना। वो आगे ऑप्शन देख लेते हैं। मीजियोसोम दिया है और क्रोमैटोफोर दिया है ना। तो मीजियोसोम तो नहीं होगा फिलहाल। क्रोमैटोफोर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक नहीं होता है, सम यूकैरियोटिक होते हैं, और सम में भी वो होते हैं जो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बोले तो साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना। तो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, ऑल यहाँ पे बोल दिया, गलत हो गया, इसलिए 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। The non-membrane bounded free inclusion body in the cytoplasm, phosphate granule and cyanophycin granule and glycogen, all of these, है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके लिए फूड को रिजर्व करने के लिए, फूड रिजर्वेशन के लिए कुछ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी दो 3 प्रकार की हो सकती हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। फटाफट से देख लीजिए, ठीक, देख लेते हैं आगे। साइटोस्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट, नहीं, सबसे पहली बात ये आपका होती है ओनली किसके बाद, यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट, ठीक। तो माइक्रोफिलामेंट भी हो सकता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हो सकता है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाना, 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब माइक्रो ट्यूब्यूल्स में आपने सिलिया फ्लैजिला पढ़े होंगे,
ठीक है, इसीलिए फ्लैजिला पढ़े होंगे आपने। इसमें देखा होगा 9+2 जो पढ़ते हैं ना, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये वही वाले माइक्रोट्यूब्यूल है ना। माइक्रोफिलामेंट भी हो सकता है, जैसे एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, जब आप लोकोमोशन पढ़ेंगे है ना तो फिलामेंट होते हैं। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट हो सकते हैं, जो आप जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना तो आप ये सेंट्रोसोम पढ़ते हैं अपोजिट साइड पे, बीच में यहाँ पे क्रोमोसोम लगे रहते हैं इस तरह से, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये निकल रहा है क्या, स्पॉन्डिल एपरेटस निकल रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सेंट्रोसोम से क्रोमोसोम से ना कनेक्ट होकर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो कुछ भी हो सकते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे एलिमेंट एक प्रकार के साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं, जो स्केलेटन का मतलब होता है, मतलब ये क्या स्ट्रक्चरली सपोर्ट देंगे ये, है ना, सपोर्ट के लिए होते हैं। जैसे हम लोग का स्केलेटन सिस्टम किस लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है ना, एक फ्रेमवर्क है ना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ऐसे ही साइटोलॉजी में मतलब सेल के अंदर जो फ्रेमवर्क दे, सपोर्ट दे, उसका शेप दे, उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट, ठीक है। तो आपके तीनों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के पास होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के पास साइटोस्केलेटन एलिमेंट नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं, चित्र दिया यूकैरियोटिक सेल का। अब ये पूरा ए दिया, ये क्या होता है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगी। अब देख लेते हैं फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ही ऑप्शन में है। प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी के पास ये काम होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर अच्छा ऑप्शन तब होता जब एक और ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया होता और कुछ और फंक्शन लिखा होता है। बाकी वैसे इनके फंक्शन जो लिखे हैं सारे सही दिए गए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड करेगा, बिल्कुल सही बात है। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है, ये भी सही लिखा है। गोल्गी एपरेटस प्रोवाइड करेगा पैकेजिंग मटेरियल, ये भी बात सही लिखी है। लाइसोसोम सीक्रेट हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये भी बात सही लिखी है, लेकिन वो इसके लिए सही नहीं है ना। तो ए पूछ रहा है, ये क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which of the following absent in prokaryotic cell में क्या absent हो सकता है, प्लाज्मिड तो पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, आपके जो मैन जीनोमिक DNA होता है मैन फंक्शन के लिए, आपका जो DNA होता है उसके अलावा एक और होता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA, स्मॉल DNA, इसे कहते हैं प्लाज्मिड, है ना। रेसिस्टेंसी देगा ये, और कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए कुछ स्पेशल जीन होते हैं इसके पास, प्लाज्मिड। सिर्फ किसके पास होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के पास होते हैं। प्लास्टिड आपका यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं, तो एब्सेंट हो गया है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इंक्लूजन बॉडी हुई होता है, म्यूजियोसोम भी होता है ना, तो ये भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल के पास ही होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। थाइलेकॉइड अकर इन द क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट में भी थाइलेकॉइड किसके फॉर्म में होता है, ग्रेना के फॉर्म में, है ना, ग्रेना, ये आपका थाइलेकॉइड बना दिया, ठीक है। मेम्ब्रेनस सैक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड होता है, प्रेजेंस इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ म्यूजियोफिल सेल, ये आपका क्या हो गया, ये होगी थाइलेकॉइड, एक और थाइलेकॉइड, एक और थाइलेकॉइड, एक और, ऐसे मैंने बना दिए काफ़ी सारे। ये मैंने एक प्रकार का सैक पूरा ढेर बना दिया, इस पूरे ढेर को हम बोल देते हैं क्या, ग्रेना, ठीक है, ये ग्रेना। और एक को हमने क्या बोल दिया, थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड होगा एक को, ठीक है। ये वाला पूरा ढेर अगले ढेर से किससे जुड़ा होता है, एक प्रकार के लैमिना से जुड़ा होता है, जो पाया जाता है एक स्ट्रोमा, ये आपस का पूरा स्पेस है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ऐसा लैमिला जो पाया जाता है स्ट्रोमा में, इसलिए कहते हैं इसको स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है, स्ट्रोमा लैमिला या लैमिली, ठीक है। तो आप ग्रेना बोलो या ग्रेना लैमिली बोलो, ये थाइलेकॉइड होता है जो अगले ढेर से थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर से स्ट्रोमा लैमिला से जुड़ा होता है, और पाए जाते हैं सारी चीज़ें स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा एक प्रकार का साइटोप्लाज्म है, किसका साइटोप्लाज्म है, एक प्रकार का फ्लूइड सब्सटेंस है जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक प्रकार के ऐसे क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैंने, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर ऐसे ढेर लगे हैं, ये जो एनसीईआरटी में चित्र दिया है ना, ऐसे ढेर लगे हैं ना। तो ये आपका ये स्पेस है अंदर जो लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसके कहते हैं स्ट्रोमा, इसके अंदर ढेर को बोलते हैं ग्रेना, और ये स्ट्रोमा लेविला, और एक कॉइन को बोलते हैं थाइलेकॉइड, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये डिटेल बता दिया मैंने पूरा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, इसका जो दूसरा नाम है, अगर उसको हम ले लेते हैं तो पता चल जाता है आंसर क्या होगा, लेकिन पॉलीसोम से क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। इसको दूसरा नाम होता है पॉलीराइबोसोम। जैसे पता चलता है पॉलीराइबोसोम, पॉली का मतलब होता है कई सारे, राइबोसोम मतलब राइबोसोम, ऐसे राइबोसोम काफ़ी सारे लगे होते हैं, किसके ऊपर लगे होते हैं, आपके एक mRNA चेन के ऊपर। ये क्या है, mRNA, यही काम सेम अब ये क्या करेगा,
अब ये तुम्हारा ये mRNA चेन है, ये कहाँ से बन गया? ये DNA से बन गया है, ठीक है। किसकी ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से DNA से mRNA बन गया। अब ये करेगा क्या? ट्रांसलेशन करेगा और बना देगा क्या? प्रोटीन। तो काफ़ी सारे राइबोसोम एक ही चेन पे लगे हैं, इसलिए प्रोटीन बनने वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनती है। मतलब एक ही mRNA चेन काफ़ी ज़्यादा प्रकार की प्रोटीन बना सकती है इन द प्रोकैरियोटिक ओनली। यही काम सेम काम यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन वहाँ पे एक mRNA के साथ एक ही राइबोसोम आएगा और एक ही प्रकार की प्रोटीन बनाते, एक ही प्रकार का एंजाइम बनाता है, इसलिए कहते हैं स्पेशल जीन फॉर स्पेशल फंक्शन, है ना। पहले ज़्यादा हो गया। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम इज द ओनली राइबोसोम ऑन द mRNA, राइबोसोम ऑन द mRNA। माइक्रोसोम हो नहीं सकता है, राइबोसोम ऑन RNA नहीं होगा, इमिजोसोम को हो नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विच रिलेटेड टू टी स्वान ने क्या बोला था। देखो आपकी सेल थ्योरी जो आई थी 1838 में काम किया गया था और 1839 में काम किया गया था। यहाँ पे आए थे आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, स्लाइडन थे, और यहाँ पे आपके ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आए थे, स्वान आए थे, टी स्वान साहब। तो जो आपके पहले बॉटनिस्ट साहब आए थे उन्होंने सिर्फ एक बात बोल दी और निकल लिए। एक बात क्या बोली? उन्होंने कहा इस दुनिया में बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं, उनकी जो सेल होती है वो सेल मिलके काफ़ी सारी सेल से मिलके बना होता है प्लांट, और काफ़ी सारी प्लांट हैं, सेल हैं, उस सेल मिलके एक टिश्यू बनाता है ना। सीधा इतना बोला कि सभी प्लांट, दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्लांट काफ़ी सारी सेल से मिलके बना होता है और वो सेल एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू बनाता है। इतनी बात कह के निकल लिए। बाकी स्वान साहब ने कहा तो नॉट ओनली प्लांट सेल बट आल्सो एनिमल ये काम करते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर एक टिश्यू बनाना, ये काम सिर्फ प्लांट ही नहीं एनिमल भी करते हैं। और ये बात उन्होंने कहा, किसने कहा? टी स्वान साहब ने। और उन्होंने ये भी बताया कि एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया। और सेल वॉल एक यूनिक फीचर होता है प्लांट का, ये भी बताया किसने? टी स्वान साहब ने। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इन्होंने सिर्फ प्लांट के बारे में बताया, इन्होंने प्लांट के साथ साथ एनिमल के बारे में बताया और प्लस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया टी स्वान साहब ने, ठीक है। तो टी स्वान ने क्या क्या किया? रिपोर्टेड दैट सेल हैव थिन आउटर लेयर विच इज टुगेदर, जो स्टार हम क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल होती है, ये भी टी स्वान साहब ने बोला, ये भी सही बात है। एंड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, लिखा ना, प्लांट एंड एनिमल आल्सो composed of cell and product of cell which make a special type of tissue, यानी कि all answer हो गया हमारा, all are the correct, third option will be correct. If a cell actively undergoing lipid synthesis, मतलब SER होगा। अगर यहीं पे होता प्रोटीन सिंथेसिस तो होता क्या? RER होता है, ठीक। इतने से पता चल जाता है कोई सेल है जो कि काफ़ी एक्टिवली डिवीजन कर रहा है, वो भी लिपिड सिंथेसिस कर रहा है या फिर स्टेरॉइड हार्मोन बना रहा है, कहते हैं देन अकॉर्डिंग टू यू, हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? आपका SER हो सकता है ना। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे शेप ऑफ बैक्टीरिया दिया है और यहाँ पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया देते हैं। तो कहते हैं रॉड लाइक हो, अगर इस तरह से, है ना, रॉड लाइक बैक्टीरिया है तो इसको कहते हैं बैसिलस, ठीक। अगर स्फेरिकल हो, गोल गोल, इसको बोलते हैं कोकस, सही लिखा है, ये भी मैचिंग हो गया। अगर कोमा सेव है इस तरह से, है ना, ये फ्लैजिला है, कोमा सेव है, इसको कहते हैं विब्रियो, बिल्कुल सही बात है। और अगर स्पाइरल सेव है इस प्रकार से तो इसको बोलते हैं स्पाइरिलम, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। स्पाइरल सेव है तो इसको बोलते हैं ऐसे, ये स्पाइरल सेव ऐसे करके स्पाइरल सेव हो गया, इसको कोकस ना बोल के बोलते हैं स्पाइरिलम, ठीक है। तो ये आपको गलत हो गया, मिस मैच ही पूछा था इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, एक ही अच्छा सा फंक्शन होता है उसके पास, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, है ना। गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सही बात है। इनहिबिशन करेगा नहीं, टर्मिनेशन करेगा नहीं, साइटोकिनेसिस तो हेल्प तो करेगा, लेकिन साइटोकिनेसिस अच्छा ऑप्शन नहीं होगा जब डायरेक्ट बोल दे रहे हैं ना। अगर ये बोल दें कि हेल्प इन द साइटोकिनेसिस, है ना, तो भाई ये भी ऑप्शन हो सकता अगर ये ऑप्शन ना होता तो गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस टू सेल डिवीजन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which type of chromosome terminal centromere found, है ना। पहले देख लेते हैं, based on position of centromere, है ना, position of centromere in the chromosome are four पार्ट, है ना, 4 प्रकार के हो गए आपके। अगर एक होता है मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में हो, ऊपर और नीचे की आर एकदम इक्वल हो, है ना, जैसे कहते हैं मिड में क्या है? आपका सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर कैसा है? मिड है, ठीक है। अगर ये
बीच में ना होके थोड़ा सा एक लॉन्ग आर्म बनाए और एक शॉर्ट आर्म बनाए, थोड़ी सी लॉन्ग बना दे, ये क्या, इसको बोलते हैं क्या, सब मेटा सेंट्रिक। ठीक है, सब मेटा सेंट्रिक हो गई है। इसे कहते हैं सेंट्रोमियर लोकेटेड ऑन स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल। ये हो गया। अब कहाँ बना भैया, ये यहाँ बना देते हैं। एक बैरी शॉर्ट हो जाती है, एक बैरी लॉन्ग हो जाती है, यानी कि कहते हैं सेंट्रोमियर क्लोजर टू एंड, है ना, एनसीईआरटी ने बोला क्लोजर टू एंड, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कहते हैं एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाती है, एक बैरी लॉन्ग हो जाता है, इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, अब लिखेंगे नहीं। और एक होता है एकदम टीले पे होता है, टर्मिनल होता है ना, टीले पे होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, इसे बोलते हैं टिप पे हो या फिर कहते हैं टर्मिनल पे हो, इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो यही पूछ रहा है, टर्मिनल हो जो टीलोसेंट्रिक मतलब टिप पे हो अगर, ठीक है, तो इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। सेकंड ऑप्शन में करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग बहुत ही आसान होती है मैचिंग। तो गोल्गी अपरेटस क्या करेगा भैया, डाइजेशन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल बोले तो प्रोटीन, ठीक है, बोले तो कार्बोहाइड्रेट, बोले तो फैट, बोले तो न्यूक्लिक एसिड। इसके लिए प्रोटीएज, इसके लिए कार्बोहाइड्रेजेस, काफ़ी प्रकार के अमाइलो एसिड्स होते हैं, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस आर द टाइप ऑफ एंजाइम आर हाइड्रोलिजेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। ठीक है, फोर्थ, गोल्गी अपरेटस कंटेन एस्टरेटरी प्रोडक्ट, एस्टरेटरी प्रोडक्ट किसके पास होंगे आपके, क्या लगा दिया भाई, लाइसोसोम, हाँ ठीक है, एस्टरेटरी प्रोडक्ट इसके वैक्यूल के पास है, इसलिए कहते हैं वैक्यूल को डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहते हैं। वाटर भी होता है, सैप भी होता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल की यूज की नहीं होती हैं, वो फेंक दी जाती हैं किसके अंदर, वैक्यूल, इसलिए कहते हैं डस्टबिन ऑफ द सेल। कहते हैं कंटेन एस्टरेटरी प्रोडक्ट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या तो राइबोसोम ऑप्शन होगा यहाँ पे या फिर आरियर होगा, तो राइबोसोम दिया है तो लगा दीजिए फटाफट से। ठीक है बच्चा, गोल्गी अपरेटस तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड इज द मेजर फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपरेटस, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो 1H3 दो ही ऑप्शन में है, देखो माने ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, या तो बी का 4 होगा या फिर बी का सेकंड होगा। बी का देख लो क्या है, बी का क्या है 4 होगा, यानी कि आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन देखने नहीं पड़े हमें, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी हम लगाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखिए, यहाँ पे तो हमने चारों चीज़ें डिस्कस कर दी। एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा जिसमें आप कॉन्फिडेंस है तो उसे पकड़िए। मान लो आप वैक्यूल में कॉन्फिडेंस है, आप बीच में भी घुस सकते हैं। तो वैक्यूल का आपने देखा कंटेन एस्टरेटरी प्रोडक्ट, तो सी सेकंड देख लो, सी सेकंड एक ही ऑप्शन में है देखो, और बाकी CH1 है, CH4 है, CH4 है, यानी कि आपको आगे कुछ नहीं देखना और फर्स्ट ऑप्शन आप लगा के आगे बढ़ जाइए, इससे आप टाइम बचेगा आपका, है ना। लेकिन ऐसा काम आप तभी करेंगे जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो उस फंक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर भी आप अपने आप को चेक करने के लिए एक चीज़ और बार देख लिया करें। आपने देख लिया सी का सेकंड है, ठीक है, सेकंड फर्स्ट आंसर लगा दिया, इसके बाद आप चेक कर लो ए का थर्ड हो क्या, हाँ ए का थर्ड, हाँ भाई हाँ तो ए का थर्ड, बी का 4 हो क्या, बी का 4, हाँ भैया बी का 4 भी है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं ना। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए फटाफट से और आंसर पाइए। मैचिंग की कभी गलत नहीं होती क्वेश्चन। प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लासिफाइड इन इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल प्रोटीन बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर सरफेस पर होगी तो उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर सरफेस पे ना होगी, टोटली बरीड या पार्सली बरीड भी होगी तो उसको आसानी से हम नहीं निकाल सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन, है ना, कहते हैं बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन पर प्रोटीन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर सरफेस पर होगी तो कहते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रैक्शन प्रोटीन, अगर टोटली बरीड या पार्सली बरीड मतलब अंदर होगी तो कहते हैं इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो बेस्ड ऑन ईजी ऑफ एक्सट्रैक्शन पर, है ना। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, हाँ बिल्कुल सही बात है। रीजन कारण क्या है भैया इसका, चाहे कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो, उसका मतलब है सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनेल है, मतलब सेल का सेल है वो, है ना, सेल की सेल है, सेल का बच्चा है वो, तो उसको सेल ऑर्गेनेल क्यों दे, उसको नया नाम क्यों दिया, क्यों, उसके काम अलग होंगे, है ना, काम अलग होते हैं, शकल अलग होती है, इसलिए जैसे 4 भाई होते हैं, चारों के नाम अलग अलग होते हैं, है ना, क्यों, उनकी शकल अलग है, उनके काम अलग अलग है ना, इसलिए उनको कहते हैं एक ऑर्गेनेल है जिसके पास स्पेशल पार्ट होगा उस चीज़ का, है ना, और एक स्पेशल फंक्शन पार्टिकुलर फंक्शन वही करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो काम कर रहा है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं कर सकता, राइबोसोम जो कर रहा है वो गोल्गी अपरेटस नहीं कर सकता, मतलब एक स्पेशल पार्ट के लिए एक स्पेशल ही फंक्शन है, इसलिए उनको सेल ऑर्गेनेल नाम दिया गया, अलग अलग नाम रखे गए। तो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट ये सेल ऑर्गेनेल है, और जब भी आप रीजन पढ़ा करिए तो रीजन को काट के आप लिख दिया करो विकॉज, ये आंसर आपके तुरंत एकदम सटीक आएगा। विकॉज एन ऑर्गेनेल स्पेशल पार्ट ऑफ द सेल विच हैज पार्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिल्कुल सही जवाब, एन आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। तो आप पहले देखिए अगर ये दोनों सही हैं तो ठीक है, अब जब दोनों सही होते हैं तो हम फंस जाते हैं, क्यों, ये तो अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा तो आपका ये आंसर होगा और नहीं करेगा तो ये आंसर होगा। ठीक,
तो इस टाइम पे हमेशा बिकॉज लगा दिया करिए यहाँ पे। अगर एक सही एक गलत है या फिर ये सही ये वाला गलत है तो आपको बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन ऐसा सा रीजन में अगर आपको सही करना है और दोनों सही है उस टाइम पे आप रीजन को काट के बिकॉज लगाओ और आंसर पाओ, ठीक। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब दोनों के पास हो, है ना, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मीजोसोम आपकी ओनली प्रोकैरियोटिक सेल के पास है, ठीक है। राइबोसोम आपके पास प्रो के पास भी है एंड यू के पास भी है। वो बात अलग है कि प्रो का जो राइबोसोम है वो 70S होता है, वो बात अलग है कि इनके 70S भी होता है और 80S भी होता है। ये मिलके बने होते हैं 80 + 60S के, ये मिलके बने होते हैं 50 + 30S के, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑर्गेनेलर राइबोसोम, ठीक है, और ये होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम और ये भी 70S राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम दोनों के पास होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो राइबोसोम दोनों के पास होते हैं। मीजोसोम सिर्फ प्रो के पास है, गोल्गी सिर्फ यू के पास है एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यू के पास है, बिकॉज गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर द वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, है ना। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, होता है यूकैरियोटिक के पास। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। According to Flood model proposed by Singer and Nicholson in 1972, plasma membrane composed of cellulose, no, phospholipid ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन ठीक है, प्लस पेरिफेरल भी होना चाहिए था, फास्फोलिपिड ओके, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है आपका, और यहाँ पे हमें सेलुलोज नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके एनसीईआरटी में इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्सट्रिंसिक न लिखी, इन्होंने लिखा है पेरिफेरल प्रोटीन, इसको लिखा है इनको इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो इंटीग्रल को इंट्रिंसिक भी कहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, इसलिए फास्फोलिपिड, और फास्फोलिपिड में भी कौन सी, फास्फोलिपिड को बोलते हैं लेसाइथिन, है ना, जिसके पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर साइड एंड नॉन पोलर टेल टूवर्ड्स इनर साइड पाई जाती है इस तरह से, और प्रोटीन फॉर्म इन द टू सरफेस, या तो आपकी सरफेस पर होगी, इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर टोटली या फिर पार्सली बरीड होगी, जिसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास एक और चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर, तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाई जाने वाली शुगर और भी होती है 8% के आसपास, ठीक है। तो पूरा हमने आपका रिवीजन करा दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये क्या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या दिया है, असेंडिंग दिया है, मतलब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा की साइज होती है कितनी, 0.3 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिक एग लार्जेस्ट होती है, इतना लिखा है, साइज नहीं बताया एनसीईआरटी ने, लार्जेस्ट होती है, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी की आपकी लिखी है 7.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। बैक्टीरिया की आपकी टिपिकल बैक्टीरिया सेल है जो, उसका साइज लिखा है आपका 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर। ये फिगर वाला है ट्रिपल बैक्टीरिया, एक लैंग्वेज में लिखा है ना, सिर्फ बैक्टीरिया लिखा है उन्होंने, उसकी 3 से 5 लिख दिया है कुछ, तो आप 3 से 5 मानो, 1 से 2 मानो, बात एक ही है। इसके बाद साइज में अरेंज कर देते हैं, लार्जेस्ट में आपकी आ जाएगी ऑस्ट्रिक बोले तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इसके बाद उससे स्मॉलेस्ट सबसे पहले माइक्रोप्लाज्मा होती है तो सबसे पीछे हो जाएगा, यानी कि सबसे पीछे हो जाएगा फर्स्ट, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। और इसके बाद फिर आती है कौन सी 7 माइक्रोमीटर, यानी कि थर्ड आ जाएगा इधर, इसके बाद फिर लास्ट में आ जाएगा ये 4, ठीक। तो कहते हैं 1432 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर है। अगर डिसेंडिंग होता तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा साइज लास्ट में आएगा, असेंडिंग। विच आर द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें लैक मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में, आपको हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, किसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती है एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ठीक है। मैंने कहा था आप सिंगल मेम्ब्रेन आप नॉन मेम्ब्रेन वाले याद रख लीजिए, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन वाले याद रख लीजिए, और जो डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर हैं उनको याद रख लीजिए, और बाकी जो अदर हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, यूनिट मेम्ब्रेन बोलो या फिर सिंगल मेम्ब्रेन बोलो, ठीक। यहाँ पे क्या अदर रख दो, मतलब बहुत सारे होंगे सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे रख लो, अदर बहुत सारे इधर आ जाएंगे। तो इनमें नॉन के बारे में हमने बताया, सबसे पहले यहाँ पे आता है राइबोसोम,
इसके बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका मीजोसोम, सॉरी ये तो मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद आता है आपका इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं कौन, सेंट्रोसोम, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एनिमल सेल के पास होगी। सेंट्रोसोम बोलो या सेंट्रियोल बोलो, ठीक है, सेंट्रियोल बोलो। इसके बाद आपका एक और बचा कोई, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे आते हैं, नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, और 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके बाद मास्टर सेल होगा ना, मतलब ब्रेन का मास्टर जिसे बोलते हैं, न्यूक्लियस को ही बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आती है आपका क्लोरोप्लास्ट, बोले तो प्लास्टिड, एंड इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास खुद का डीएनए होता है, तीनों के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो आपके 2-3 ये पूरा अच्छे से बना लो, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन 4 स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन 3 स्ट्रक्चर, और जो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं उनके पास खुद का डीएनए भी होता है। आगे क्वेश्चन ये डला है, तो न्यूक्लियस के पास डीएनए तो होता ही, नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव डीएनए, है ना, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए इनके पास भी होते हैं। तो बाकी सिंगल में लाइसोसोम भी इधर आ जाएगा, माइक्रोबॉडी भी इधर जाएंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इधर जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इधर आ जाएगा, सब कुछ जो भी है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, सब इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। अदर में सब यूनिट मेम्ब्रेन है। देख लो आप, लैक मतलब एब्सेंट बोले तो नॉन मेम्ब्रेन से पूछ रहा है, तो आपकी इन चारों में से कुछ हो सकता है। न्यूक्लियस के पास डबल होती है, इसके पास सिंगल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल, राइबोसोम नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होती, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक होती है, लाइसोसोम के पास भी एक होती है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इसमें ज़्यादा हो गया कुछ, लेकिन देख लीजिए एक बार। Which are the following cell organelle not considered as a part of endomembrane system? पहले बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद गोल्गी बॉडी से बनेगा या तो लाइसोसोम या फिर बनेगा वैक्यूल, इम्पिडी होगी तो वैक्यूल, और एंजाइम से भरी होगी तो लाइसोसोम, साइज में छोटी होगी तो लाइसोसोम, साइज में बड़ा होगा तो वैक्यूल, ठीक है। आर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लस वैक्यूल भी हो गई, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आर द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं है ये। मीजोसोम आर बोथ, क्या लिखा है, मीजोसोम आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल, रेस्पिरेशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंडक्ट। बिल्कुल सही, दोनों फंक्शन एकदम सही है, पूरी लाइन लिखी है ये। प्रोजेंटन यूकैरियोटिक गलत लिख दिया इन्होंने, प्रोकैरियोटिक के पास होते हैं ये, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बात का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, तो 1 and 2 ओनली करेक्ट। क्या पूछा है इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है ना, तो हाँ तो करेक्ट ही पूछा है, मतलब ये करेक्ट ही है, करेक्ट ही पूछा है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हिच आर द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर करता है प्रोटीन को। मैं आपको बता दूं, प्लास्टिड का मतलब 3 चीज़ है। बोले तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, बोले तो क्रोमोप्लास्ट, बोले तो लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, और एलिरोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट, ठीक है। स्टार्च को स्टोर करें तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर करें तो एलिरोप्लास्ट, ऑयल एंड फैट को स्टोर करें तो एलायोप्लास्ट। तो प्रोटीन को स्टोर करने वाला एलिरोप्लास्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक। देख लेते हैं फिर। इलॉबरेट नेटवर्क फिलामेंट, अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कलेक्टिवली रिफर्ड एज, क्या हो सकता है वो, साइटोस्केलेटन एलिमेंट होता है ना। तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट के 2 ऑप्शन है, देखो एक ये है ना, तो हो सकते दोनों में, देख लेते हैं आगे। सबसे पहली बात देखो, दूर से दिखाई पड़ रहा है प्रोकार्योटिक सेल में, बोल दिया मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो बोथ नहीं हो सकता है, नन हो सकता है। आगे देख लेते हैं। प्रोटीनीस होता है, बिल्कुल सही बात है। इलॉबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटोनीसियस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोनीसियस स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही जवाब आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मैचिंग है, बहुत आसान होता है। लाइसोसोम के पास स्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए SCR होगा, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम होगा, या फिर RER भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस, इसमें क्या है आपका सेंट्रोसोम, ठीक है। एंड हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी किसके पास होती है, लाइसोसोम के पास। क्यों, इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस, है ना, प्रोटीएजेस हो गए, और आपके लाइपेजेस हो गए, न्यूक्लिएजेस हो गए, काफ़ी सारे हैं यहाँ, लाइपेजेस हो गए, ठीक है। देख लेते हैं
तो पहले का पहले से हो गया, पहले का पहले से 2 ऑप्शन में है। आगे देख लेते हैं, 2:3 2:3 देखो 2:3 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। आपको 2 देखने ही नहीं पड़े, फिर भी देख लेते हैं क्या 3:4 हो भैया, हाँ 3:4 है भैया, है ना, बाकी तो सेकंड हो गई, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड भी लगाया करिए हमेशा। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सबको रोटेटेड आया क्वेश्चन है, विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर बताया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल, क्यों पावर का मतलब यहाँ एनर्जी से होता है, एनर्जी से होता है। एनर्जी का बोलो, एनर्जी करेंसी के रूप में क्या होते हैं, एटीपी, जो कि बनते कहाँ हैं, क्रिस्टी में। और क्रिस्टी क्या होती है एक्चुअली में करके इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्रिस्टी इनफोल्डिंग, जिसमें होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव होता है फास्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस, है ना, जो कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए कहते हैं एनर्जी को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास या अंदर पाया जाने वाला, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपके अंदर मेम्ब्रेन है, इस तरह से फोल्ड होती है, बनाई दे रहा है, ठीक है, ये होगी, और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये ना दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक। अब यही क्रिस्टी है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हेल्प कर रहे थे, बोले तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी में हेल्प कर रहे थे, यही क्रिस्टी है ना, ये इनफोल्डिंग है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका स्पेस है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, है ना। अगर सेम क्वेश्चन होता ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, तो आंसर हो जाता क्या, स्ट्रोमा, है ना। तो मतलब दोनों चीज़ें सेम ही है, जो यहाँ मैट्रिक्स है वही क्लोरोप्लास्ट में क्या स्ट्रोमा है, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ भरी है वही सेम उसके अंदर भी भरी है, बोले तो जेनेटिक मटेरियल, बोले तो डीएनए भी होता है दोनों के पास, और एग्जैक्टली सेम भी होता है, ठीक है। खुद के आरएनए होते हैं, खुद का राइबोसोम होता है, खुद के एंजाइम होते हैं, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, है ना, इसीलिए कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लगा इसलिए हम जिक्र नहीं करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन डीएनए, वही बात चल रही, देखो बोथ फॉर्म्ड बाय मास ऑफ डिवीजन, नहीं गलत दिया भैया, सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्ड बाय फिजन, और फिजन में भी हम बता रहे हैं आपको कौन सा फिजन होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन होता है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं बताया एनसीईआरटी ने, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, दोनों का डिवीजन भी, जब डीएनए भी एक जैसा होगा तो डिवीजन भी एक जैसा ही करेंगे, है ना, फिजन के द्वारा। तो मेयोसिस डिवीजन नहीं होता, ये गलत हो गया। और असेंसर रीजन में अब एक सही दूसरा गलत हो जाता है तो हमें इसको काट के बिकॉज नहीं लगाना पड़ता है, बिकॉज तब लगाना पड़ता था रीजन को काट के जब दोनों सही हों। अब हमें देखना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, एक सही है एक गलत है, यानी कि फर्स्ट असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये क्या भैया आरबीसी है, ठीक है, ये क्या भैया डब्ल्यूबीसी है, ये आपकी है नर्व सेल, ये क्या है आपकी ट्रैकिट्स, ठीक है, ट्रैकिट्स है। देख लेते हैं और शेप देख लेते हैं, शेप मुश्किल से क्या दे रहा है, हाँ शेप फंक्शन भी पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है। ये क्या चीज़, तो राउंड एंड बाइकॉन्केव होती है, अमीबॉइड शेप होती है, ये आपकी ब्रांच एंड लॉन्ग होती है, और ये क्या एलोंगेटेड होती है। कह रहा है कि डी, अच्छा डी ट्रैकिट सेल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है भैया सही। विच हेल्प इन लॉन्ग एंड ब्रांच, नहीं भैया लॉन्ग एंड ब्रांच तो ये होती है, तो गलत हो गया आपका। ये कैसी होती है, एलोंगेट, ठीक है, एलोंगेट होती है, नहीं होती लॉन्ग एंड ब्रांच। ए एंड डी लैक न्यूक्लियस, ए के पास हाँ नहीं न्यूक्लियस, लैक न्यूक्लियस, लेकिन डी के पास तो होती है, क्यों, सी ट्यूब सेल है भैया, ये ट्रैकिट से इसके पास न्यूक्लियस होता है खुद का, लेकिन ट्रैकिट सेल एंड बेसल सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए कहते हैं इन्यूक्लिएटेड, ठीक है। न्यूक्लियस होता नहीं या गायब हो जाता है ना, होता तो था लेकिन गायब हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है या फिर हट जाता है ना। तो ए एंड डी न्यूक्लियस नहीं, इसके पास न्यूक्लियस तो होता है, ये गलत हो गया ऑप्शन। बी बाइकॉन्केव होता है, बी नहीं अमीबॉइड होता है, भाई गलत बता दिया। ए होता है बाइकॉन्केव, यहाँ पे ए होना चाहिए, ए बाइकॉन्केव होता है, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। सी नर्व सेल, बिल्कुल सही जवाब, सी नर्व सेल विच इज लॉन्ग एंड ब्रांच, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑड वन दिख रहा है, मतलब जो तीन अलग होंगे एक अलग होगा, है ना, इसे कहते हैं ऑड वन। विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोसोम, क्या पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रेडियल स्पोक भी होता है, बना देते हैं पर स्ट्रक्चर, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं ये। 9
पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं एंड कोई इस प्रकार कोई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। अब ये इस तरह से जुड़े होते हैं। ये होता है ट्यूब्यूल ए, ट्यूब्यूल बी, ट्यूब्यूल सी, ट्यूब्यूल ए, ट्यूब्यूल बी, ट्यूब्यूल सी। अब ए का कनेक्शन सी से होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं AC ब्रिज या फिर इंटर ट्रिपलेट ब्रिज या फिर लिंकर, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्ट होगा। ये ऐसे कनेक्ट कर लो इनको, ठीक है। कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट हो गया। और बीच में एक प्रकार का प्रोटीन का बना हुआ हब होता है जो जोड़ा होता है इनसे रेडियल स्पूक की हेल्प से, ठीक है। ऐसे रेडियल स्पूक से हेल्प से जुड़ा होता है। यानी कि रेडियल स्पूक तो सिलिया फ्लैजेला के पास भी थे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल तो सिलिया फ्लैजेला के पास भी थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म में, वहाँ पे डबलेट फॉर्म में थे। और यहाँ पे हब होता है इन प्लेस ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल तो है लेकिन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या 0 है, अर्थात इसकी जगह पे होता है प्रोटीन का बना हुआ सेंट्रल हब, ठीक है। जो 9+2 था वहाँ पे 2 मतलब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते थे, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल किस फॉर्म में? ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, इसकी जगह पे होता है प्रोटीन का बना हब, रेडियल स्पूक भी है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल भी है, सब कुछ है। ये नहीं है, यही पूछ रहा। और तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। Which of the following statement is incorrect with respect to राइबोसोम? राइबोसोम के बारे में इंटर देखना है। टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक 70s होता है, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम बट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट ने, बिल्कुल सही बात है, 1953 में किया था, बिल्कुल सही बात है। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन ओनली, नहीं, प्रोटीन RNA प्लस प्रोटीन, है ना। दे आर मेड ऑफ RNA ओनली, नहीं, RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए गलत हो गया ये। राइबोसोम आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्यों? क्योंकि हेल्प करते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस सेल में, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ mRNA राइबोसोम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। फिलहाल सारे नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रोकैरियोट का बन जाएगा, है ना। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ RNA, mRNA एंड राइबोसोम, ठीक। तो इसलिए कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, बोलते हैं राइबोसोम को। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्यों? बताना था हमको इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फिर से बताना है, किसके रिगार्डिंग? न्यूक्लियोलस के रिगार्डिंग। तो न्यूक्लियोलस आपका स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही जवाब। आपके न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, अंदर भरा है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे है क्या? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है? आपकी मेम्ब्रेन है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर कुछ और भी होते हैं ना, देख लेते हैं। इट इज स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। It is separated from cytoplasm. It is separated from cytoplasm with the help of nucleus envelope. नहीं, ये एक्चुअली में न्यूक्लियोलस के बारे में नहीं, ये आपको बता रहे हैं किसके बारे में? न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में लिख रहे हैं। कैसे? फिर से पढ़ो, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से अलग होता है, किसके हेल्प से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। क्या ये इसकी वजह से अलग होता है? नहीं, है ना, इसकी वजह से अलग नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये कहाँ लिखा है उन्होंने? इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर एनवेलोप। इनकरेक्ट हो गया ये। इट इज साइट ऑफ RNA सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। और जितने ज़्यादा RNA होंगे उसका साइज उतना ज़्यादा होगा, है ना, नंबर भी उतने ज़्यादा हो सकते हैं। कहते हैं दे आर लार्ज एंड लिखा है मोर नंबर, मतलब मोर न्यूमरस इन द सेल हो सकता है जब कब एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। ये हाँ, ये तो सही है आपका, गलत बताना तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट लाइफ सेल डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। जो लाइफ सेल फर्स्ट पहली बार डिस्कवर किया था वो एज ए बैक्टीरियल सेल किया था, और ये क्या था? एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक। पहली बार सेल किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने, जो कि NCERT में कोई जिक्र है नहीं। एक्चुअली वो सेल नहीं, उन्होंने कॉर्क देखी थी, है ना, कॉर्क सेल देखी थी, सिर्फ सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था, जो कि NCERT कुछ बोलती नहीं इस बारे में, इसलिए हम कुछ बात करेंगे नहीं इसके बारे में। बाकी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था 1831 में, और रुडोल्फ विर्चो ने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को। अब बोला जाता है एमिना उमना सेलुलस ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिलहाल कोई मतलब नहीं, इसका रिवीजन करा दिया मैंने। माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, बिल्कुल सही बात, माइन्यूट वेसिकल होती हैं, यही हो गया आपका सही आंसर। नॉन मेम्ब्रेन नहीं हो सकती और पाई जाती हैं प्लांट एंड एनिमल, है ना। ओनली इन्होंने लगा दिया, ओनली नहीं होना चाहिए था। प्रेजेंट एनिमल प्लस प्लांट एंड प्लांट प्लस एनिमल, जो भी लिखना हो, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, है ना, एंजाइम से भरी हुई होती हैं, और प्लांट और एनिमल दोनों के पास होती हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट?
एल्गल सेल परचेज 80 राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है। क्यों? एल्गल सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है, ठीक, 80 राइबोसोम होंगे। स्लाइम लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलोप इन द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल होती है भैया। स्लाइम लेयर आउटर मोस्ट हो सकती है, और सिर्फ स्लाइम लेयर ही नहीं है ना, कैप्सूल भी हो सकता है आउटर मोस्ट। दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। तो आपको सही है, ये नोट बताना है इसमें। मीजोसोम आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। लिपिड आर मोर अबंडेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन द कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है। लिपिड की संख्या तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 8% तक हो सकता है ना, और ये हो सकती है कितने तक? 40% तक भी हो सकता है। ये डाटा हम आपको बता रहे हैं किसका? आरबीसी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। सेम है, डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन का जो रेशियो है वो अलग हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही रहता है। तो लिपिड तो हमेशा ज़्यादा होगी कार्बोहाइड्रेट, ये तो श्योर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूट कहते हैं कि अच्छा वाटर मॉलिक्यूल जो कि सॉल्वेंट है ना, कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सिर्फ सॉल्वेंट क्रॉस हो, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। तो सॉल्वेंट के रूप में यहाँ वाटर है, तो वाटर के लिए तो ऑस्मोसिस हो जाते हैं। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है आपकी? हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक बोले तो ये कैसी होती है? लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड सॉल्युबल, है ना। क्यों? इसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं। कैसे? पोलर हेड आउटर होगा और नॉन पोलर टेल अंदर होगी, इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो लिपिड का जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। लेकिन अगर बाहर मॉलिक्यूल ऐसा आया जो पोलर नेचर का है, ठीक है, पोलर नेचर का है, बोले तो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि जो पोलर होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक। ऐसा मॉलिक्यूल है जो पोलर है और उसको क्रॉस करना है नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल सेल मेम्ब्रेन से, तो क्या क्रॉस करने देगी? कहिए नहीं भैया हम नहीं करने देंगे। क्यों? हमारा नेचर अलग है, तुम अलग हो। तो अगर इसको यहाँ से क्रॉस कराना है तो स्पेशल प्रकार की प्रोटीन लाओ, या तो जिसको हम कहते हैं स्पेशल प्रकार की प्रोटीन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। यानी कि अगर स्पेशल प्रोटीन की हेल्प से लिपिड सॉल्युबल को लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन में से अगर हाइड्रोफिलिक नेचर यानी पोलर सॉलिड को क्रॉस कराना है, तो उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बोले हमारे पास एनर्जी अगर नहीं है तो ये करा लो, अगर एनर्जी है और फास्ट करानी है तो एक्टिव करा लो। यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिपिड जो पोलर मॉलिक्यूल है उसको क्रॉस करा देती है ना। तो कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल आपका जाएगा कहाँ पे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, या तो यहाँ पे लिख देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें भी हो जाता है। लेकिन ये न्यूट्रल सॉल्यूट है वो सिंपल ही आराम से क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो A/2 है ना, या एक क्वेश्चन नहीं होगा, अगले ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा, या तो BH3 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। तो VH3 है ना, और CH1 हो गया आपका। इतना जान लो आप। अगर आपको लिपिड सॉल्युबल मतलब हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन से अगर पोलर मॉलिक्यूल को क्रॉस कराना है, तो या तो आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कराएंगे या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कराएंगे। आप पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस से नहीं करा सकते। क्यों? इसका नेचर अलग है और ये पोलर मॉलिक्यूल है। सेल एनवेलोप प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्टिंग टाइडली 3 लेयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जो कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर में हो सकता है। इसके बाद होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल होती है। इसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, बिल्कुल सही जवाब। फॉलोड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, गलत होगी, फॉलोड बाई सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने उल्टा लिख दिया, सेल वॉल को यहाँ लिख दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले लिख दिया। पहले लिखना था सेल वॉल को, इसके बाद लिखना था इसको सेल वेल नहीं है, सेल वॉल है, ठीक है, ये है यहाँ पर सेल वॉल। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक। मीजोसोम स्पेरिकल का स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि पहला आपका गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट। सिलिया एंड फ्लैजिला बोथ हैव 9+2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, बिल्कुल सही जवाब। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन डबलेट फॉर्म एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, हो गया 9+2 अरेंजमेंट। प्रोटेक्टिव फंक्शन हो नहीं सकता, क्यों? ये आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है ना। कैसे होते हैं? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं करेंगे। ओनली प्रेजेंट प्रोटोजोन नहीं भैया, सारे यूकैरियोटिक में होता है। आउटग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म का नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म,
सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। कैसा होता है? डबल लेयर होता है, विद पोर है, विदाउट पोर नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिजियोकेमिकल, ये सबसे पहले पेज में है ना, फिजिको-केमिकल अप्रोच इन स्टडी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। यानी कि रिडक्शनल बायोलॉजी के अंदर हम मतलब बायोलॉजी में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, बायो में हमने क्या लगा दी? फिजिक्स केमिस्ट्री। बायो में हम ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं, कि फिजिको-केमिकल यूजेस अप्लाइड इन द बायोलॉजी। बायोलॉजी बोले तो ऑर्गेनिज्म लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। फिजियोकेमिकल हो नहीं सकता है, बायोकेमिकल हो नहीं सकता है, सेल बायोलॉजी नहीं है ना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एवरी सेल बिहेव एज ए कंपार्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। हर सेल एक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव करता है। ये लो कंपार्टमेंट हो गए। कह रहा है सेल आर पार्शियली कवर्ड बाई मेम्ब्रेन, नहीं, ये हमेशा कंप्लीटली होती है। अगर कंप्लीटली नहीं होगी तो रायता फैल जाएगा, बोले तो साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। इसलिए पार्शियली नहीं, यहाँ पे होता टोटली, ठीक है, टोटली कवर्ड होगी। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो जब एक गलत दूसरा सही हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, यानी कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन से बनता है सैटेलाइट, यानी कि प्राइमरी, अगर हम क्रोमोसोम के यहाँ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कर दें तो बन जाता है सेंट्रोमियर। अगर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे तो इसके बाद बनने वाला जो क्रोमोसोम है इसको कहते हैं सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट, जो कि नॉन स्टैंडिंग होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। गैस वैक्यूल, अच्छा कुछ दिए हैं यहाँ पे और पूछा है कि हाउ मेनी अबव फीचर एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कितने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गन हो सकते हैं, देख लेते हैं। गैस वैक्यूल बिल्कुल होती है, किस में होती है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होती है, लेकिन होती तो है ना सिंगल एनवेलप नहीं, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसको सेल वॉल, सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये तो नहीं होगा भैया। साइटोस्केलेटन सिर्फ ये भी नहीं होगी, ये भी आपकी यूकैरियोटिक सेल के पास होती है साइटोस्केलेटन। नॉन सेलुलर सेल वॉल हो सकती है, बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है, नॉन सेलुलर सेल वॉल, ये भी ठीक है। एक तो आपका ये भी हो गया फीचर इसका। माइक्रोप्लाज्मिड नहीं हो सकता, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, 70 राइबोसोम हो सकता है। तो 1, 2 and 3, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है। मिडिल लैमेला इज ए चीफली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्ड, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंडरी सेल वॉल फाउंड हार्डर एंड वुडी पार्ट, मतलब कहते हैं पहले तो प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, इसके बाद जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, इसके बाद ग्रोथ करता जाएगा तो आपकी प्राइमरी सेल वॉल वो रिप्लेस हो जाएगी, वो बन जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, जिसके पास सेलुलोज कंटेंट ज़्यादा होता। ये फिलहाल एनसीईआरटी ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी सेलुलोज कंटेंट ज़्यादा होता था, इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल था उसके पास हेमी सेलुलोज कंटेंट ज़्यादा था, ठीक। तो आपकी मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी पे आपका प्राइमरी सेल रिप्लेस हो जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी, इसलिए कहते हैं हार्डर वुडी पार्ट, मतलब लिखा है ना, मतलब जो सब्जी हम साग सब्जी खा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट खा रहे हैं, उसके पास प्राइमरी सेल वॉल है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ हैं, लकड़ी है, ये वुड है, ये वुड बनी कहाँ, ये वुड है ना, टेबल बनी, इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है, प्राइमरी नहीं है, गायब हो गई वो। तो कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, आपकी ये जो सेल होती है ये, है ना, प्लांट सेल, 2 सेल वॉल भी बनी है, ठीक है, और इसके अंदर मिडिल लेवला भी है यहाँ पे, जो कि आपस में चिपकी है, लेकिन ये अंदर एक दूसरे से कनेक्शन होती है, एक प्रकार कनेक्शन होता है, इनके बीच कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। मतलब जो नाइबरिंग सेल है वो इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ पे कुछ मटेरियल एक्सचेंज करना है तो मटेरियल एक्सचेंज करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से, इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा है, वो हो गया ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दैट कनेक्ट द नाइबरिंग प्लांट सेल, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी, सारे सही हो गए, देख लेते हैं। सेकेंडरी बॉल फॉर्म्ड टूवर्ड आउटर, नहीं, यहाँ पे इनर होगी। एक बात हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल हो गई, लेकिन जो सेकेंडरी बनेगी सेल वॉल, है ना, वो कहाँ बनेगी? अब ये प्राइमरी थी, अब ये सेकेंडरी बनेगी, वो सेकेंडरी बाहर नहीं अंदर बनेगी, मतलब ये अंदर वाली सेल है वो सेकेंडरी सेल वॉल है और ये वाली प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक, मतलब ये पहली सेल वॉल पाई जा रही है, उसके अंदर एक और बन जाएगी, ये वाली एक और बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड टूवर्ड्स इनसाइड टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ये आपके एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, ठीक है, तो अंदर साइड होती है, बाहर नहीं होती है, इसलिए इनकरेक्ट बता रहा था। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द गोल्गी apparatus रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही बात। इसका कारण क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने जो साइकिल्स हैं, जिसके अंदर जो थैलियाँ हैं, इसके अंदर भरी है प्रोटीन, इस
थैलियों से भरी प्रोटीन को अगर हमें बनाना है एंजाइम में तो एक प्रकार की मशीन में डालते हैं, जिस मशीन का नाम होता है गोल्गी बॉडी। यानी कि इसका कनेक्शन इससे इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्म्ड वेसिकल है प्रोटीन से भरे हुए, ये अंदर इंसर्ट होते हैं किसमें, सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस में। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस होती हैं, तो ये वेसिकल आए जो कि इसके अंदर भरी है प्रोटीन वेसिकल, ये अंदर फ्यूज हो गई यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस या सिस फेस। और यहाँ से मैच्योर होने के बाद यहाँ से निकल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस या ट्रांसफेस। जो होती है कॉन्वेक्स, ये होती है कॉनकेव। ये पूरा रिवीजन हो गया आपका। तो इनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। क्यों कनेक्शन होता है, क्यों बनने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल फ्यूज हो जाती हैं फॉर्मिंग फेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपको मटेरियल टू बी पैकेज बाय गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, लिखा है ना फ्रॉम ईआर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये आपका देखो बोथ गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव सिस्टर्नी, बिल्कुल सही जवाब है। सिस्टर्नी दोनों के पास होती है ना, लेकिन इसका कारण पूछ रहा है, बिकॉज कारण पूछ रहा है क्यों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये, उसका कारण ये सही है। फंक्शनली बेसिस पे देखना है हमें। बोथ गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम होते हैं, नहीं तो गलत हो गया। बोथ वन लेयर स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है, लेकिन कारण इसका नहीं है सही, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन कारण बताना है हमें, तो कारण आपका यही है जो कि एक दूसरे से फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, वैक्यूल के रिगार्डिंग हमें नॉट करेक्ट देखना है। कॉन्टैक्ट ऑफ वैक्यूल हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। प्रेजेंट इन द अमीबा, अमीबा पाए जाते हैं, वो सही बात होगी। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो अंदर गाढ़ा है इसलिए अंदर जो भी आएगा तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द साइटोप्लाज्म, नहीं इनटू द वैक्यूल, ये गलत हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे देख लेते हैं, फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग, मतलब भक्षण कर लेती है इन फूड पार्टिकल जो कि पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में, सही जवाब है। सैप वैक्यूल बोले सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में पाई जाने वाली, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये भी सही है आपका। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सिंगल टिनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पूरे फैले होंगे, बिल्कुल सही जवाब है। द एंजाइम लाइसोसोम आर वर्क इन बेसिक, नहीं यहाँ पर होना चाहिए था एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव होते हैं और आपका काम शुरू कर देते हैं, मतलब बायोमैक्रोमोलेक्यूल का डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। द एंजाइम लाइसोसोम आर हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। इस वाले पेपर में काफ़ी करेक्ट इनकरेक्ट काफ़ी ज़्यादा है ना, लेकिन पेपर बहुत ईजी है। देख लेते हैं, आर ईआर प्रोटीन सिंथेसिस, एस ई आर लिपिड सिंथेसिस सही है। ग्लाइको कॉम्प्लेक्स मूव मटेरियल टू, हाँ ये सही है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन लिखा है मूव मटेरियल टू आउट, लिखा ना मटेरियल आउट ऑफ द सेल, इन्होंने लिखा है फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म सीक्रेट पैकेज टू बी डिलीवर आइदर इंटरसेलुलर स्पेस और सीक्रेट आउटसाइड। ये पूरी लाइन आपकी एनसीईआरटी की है ना, तो आइदर इंटरसेलुलर स्पेस और सीक्रेट आउटसाइड, तो और सीक्रेट आउटसाइड जो लिखी है लाइन एनसीईआरटी का वही इसका मतलब है ना। मटेरियल टू बी आउट ऑफ द सेल है ना, सेल के बाहर भी रिलीज कर सकता है जो भी इसने रिलीज किया, तो आपका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट इज 3 1 इज 3, एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे हमने मैच करी थी है। Which of the following statement incorrect about Golgi apparatus? Package to be material in recycle, कुछ सही बात है। Secretion is the main function of the Golgi apparatus, सही जवाब है। Formation of glycoprotein and glycoprotein, glycobody help in the animal cytokinesis, नहीं। Golgi body काम नहीं करता, ये काम करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। मतलब साइटोकिनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus है ना, ये काम सेंट्रोसोम का है, ग्लाइकोबॉडी का नहीं है। एक किसी प्रकार की साइटोकिनेसिस में कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, है ना। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, लेकिन साइटोकिनेसिस में हेल्प नहीं करेगा ये, तो आपका इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। मुझे द फॉलोइंग मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, जो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल होती हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्रोमोसोम होंगे और बड़े बड़े साइज के होंगे, मतलब शेप साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डिपेंड द शेप साइज एंड शेप साइज ऑफ द सेल, मतलब सेल का साइज या सेल की एक्टिविटी है ना, सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड करती है, और इस पर भी डिपेंड करती है कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली नंबर बट आल्सो शेप एंड साइज डिसाइड द टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैव मोर एक्टिव सेल, सिर्फ नंबर ही नहीं, शेप साइज, शेप
साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डिटरमाइन द एक्टिविटी, है ना, ऐसे लिख दो, एक्टिविटी ऑफ सेल के पाए जाने वाले अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना है एंड शेप साइज कैसा है, ये डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। कह रहा है कि नो रिलेशन बिटवीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नहीं रिलेशन होता है भैया, बिल्कुल होता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड, तो मैंने करेंगे भैया, हटो। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। मोर एक्टिव का बात पूछ रहा था ना, मोर एक्टिव कौन होगा, तो जाता हूँ ये गलत हो गया ये। देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सिमिलर इन हैविंग, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार से सेम होते हैं। एक पॉइंट तो पहले ही बता चुकी थी, दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों के पास खुद का डीएनए होता है ना। देख लेते हैं, टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और खुद का डीएनए होगा, खुद का डीएनए होगा आपका। देखो स्ट्रोमा, ये अंदर का साइटोप्लाज्म किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, स्ट्रोमा। और मैट्रिक्स, ये अंदर का साइटोप्लाज्म मतलब फ्लो स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। तो स्ट्रोमा हो चाहे मैट्रिक्स हो, दोनों के पास डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम होते हैं खुद के, कौन से 70S राइबोसोम, खुद के एंजाइम भी होते हैं। मतलब ये सारी चीजें रखता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और डीएनए भी एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। और राइबोसोम भी 70S प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं टू मेम्ब्रेन होते हैं, उनको सही जवाब है। राइबोसोम भी होते हैं, कौन से 70S राइबोसोम होते हैं। लेकिन क्रिस्टी सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को होते हैं। थाइलेकॉइड सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। हमें आंसर वो बताना है जिस दोनों की तरह सिमिलर हो। तो आपका ये और ये नहीं होगा, ए और डी होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, पहले ही बता चुके थे, ये मिड पे है, बोले तो सेंट्रोमियर, है ना। प्रेजेंस ऑफ लोकेशन या सिचुएशन किसका, सेंट्रोमियर की सिचुएशन या इसकी लोकेशन के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को 4 प्रकार के बोलते हैं। मेटा सेंटर जिसको मिड में हो, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर जिसे कहते हैं स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको कहते हैं सब मेटा सेंट्रिक। और क्लोजर टू एंड, है ना, सेंट्रोमियर क्लोजर टू एंड, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रो सब मेटा एंड मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रो सब मेटा एंड मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, ABCR, है ना। तो आपका ये हो गया फटाफट से। एक और होता है इसमें एकदम टीले पे टर्मिनल होता है ना, इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कंपोनेंट ऑफ एल्गल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल बनी होती मैन से, बोले तो मैनोज एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का ग्लूकोज का एपीमर होता है ना। मैनोज है, गैलेक्टोज है, ये सब क्या है, ग्लूकोज के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बस किसी स्पेशल कार्बन के जो रोटेशन होता है, OH इधर होगा तो OH इस साइड होगा, है ना। तो ग्लूकोज के जैसे ही, ग्लूकोज के भाई हैं एक प्रकार के ये, ठीक है। तो ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और प्लस सेलुलोज भी है ना। और नॉट ओनली दिस बट आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मैनोज बोले तो मैनन्स, गैलेक्टोज बोले तो गैलेक्टन, एंड सेलुलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर आर द कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल वॉल ऑफ एल्गल। कार्टिन इज द नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल बिकॉज ये बनी होती है किसकी, फंजाई की सेल वॉल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। बैक्टीरिया का 3 लेयर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स इन्वेलप होता है विच इज फॉलोड बाय क्या, अच्छा नॉट लेयर। तो 3 लेयर स्ट्रक्चर में कौन कौन सा होता है, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होगा, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, इसके बाद होगी सेल वॉल, इसके बाद होगी सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स ये तो हो सकता है आपको कैप्सूल, या फिर हो सकता है कि इसमें सिलाइम लेयर की फॉर्म में, ठीक है, सिलाइम लेयर की फॉर्म में। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड नहीं होगा, क्यों, प्लाज्मिड एक प्रकार का डीएनए होता है जो कैसे बन जाएगा 3 लेयर में। लिपिड अरेंज इन द विदिन द मेम्ब्रेन, पोलर हेड टूवर आउटर साइड एंड नॉन पोलर टेल टूवर द इनर साइड। इसके अलावा प्रोटीन 2 फॉर्म में हो सकती हैं सरफेस पे, तो पेरिफेरल प्रोटीन टोटली या पार्शियली बरीड होती हैं, इसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। शुगर आल्सो फाउंड इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ निकोलसन गिलबर्ट 1972। पूरा रिवीजन हो गया, ठीक, समझ में आया नहीं आया, इतना याद रख लो। मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट होती है, पोलर हेड टूवर्ड द आउटर साइड होगी और टेल टूवर्ड द इनर साइड होगी। यहाँ पे लिखा है बोथ हेड एंड टेल इनर साइड, नहीं पॉसिबल नहीं है, बोथ हेड एंड टेल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। पोलर हेड टूवर्ड इनर साइड नहीं, आउटर साइड होना चाहिए था, और नॉन पोलर टेल टूवर्ड आउटर नहीं, इनर साइड होना चाहिए था, इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, बेस्ड ऑन स्टैनिंग प्रोसीड्यूर। स्टैनिंग प्रोसीड्यूर मतलब उसको कलर करने पर, जो एक्चुअली में सिलेबस में दिया नहीं गया है। पहले क्या बैक्टीरिया लेते थे, ठीक है, इसकी धुलाई कर देते हैं हम क्रिस्टल वायलेट से। आप इसको लिखिएगा नहीं, बस सुन लीजिए, क्रिस्टल वायलेट से इसकी धुलाई करती मैंने। इसके बाद हम 0.5% पोटेशियम आयोडेट या फिर आयोडीन का सॉल्यूशन इसमें डालते थे,
इसके बाद इसमें हम डाल देते क्या, एक प्रकार की डाई डाल देते हैं ना। इसके बाद दोबारा इसको धुलाई करेंगे। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते थे, जिसको हम एथिल अल्कोहल ले सकते हैं या फिर एसीटोन लेते थे। सबसे पहले क्रिस्टल वाटर डाले, फिर पोटेशियम आयोडाइड से इसकी धुलाई करी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला। इसके बाद एक प्रकार की डाई डाल दी, है ना। अगर वो डाई जैसे सेपरेट डाई होगी, अगर वो डाई स्टेन कर ली, मतलब वो डाई ने कलर कर दिया, तो उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर वो कलर नहीं रहा, मतलब चला गया, इसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव। कारण क्या कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया हैं उनके पास लिपिड कम थी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। और लिपिड चिकना होता है ना, जब चिकनी सरफेस होगी तो कलर को नहीं पकड़ेगा, है ना। जैसे कोई कलर हमें लगा दे चेहरे पे, अगर हम बहुत सारा तेल लगा लें, है ना, तो कलर नहीं लगेगा। तो इनके पास तेल ज़्यादा था, नेगेटिव वाले के पास तेल बोले तो लिपिड ज़्यादा था, इसलिए इनके कलर नहीं लेते थे ये। तो इतना याद रखो आप, जो कलर ले रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जो कलर नहीं ले रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव। कारण क्या, अंदर की बात देख लो, लिपिड का अमाउंट, है ना। और प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर हो गया। क्रिस्टल वायलेट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, 0.5% आयोडीन सोल्यूशन, ये सब पूरे मेथड होते थे। तो आपका कुछ भी नहीं सिलेबस में, आप सब भूल जाइए, जो भी कहानी बताई हमने सब भूल जाइए एक तरफ से। इतना याद रख लो, जो कलर ले रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो नहीं ले रहे हैं वो नेगेटिव, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन द स्टैंडिंग प्रोसीड्यूर। जो ग्राम ने दिया था आपका, 2 टेकअप ग्राम स्ट्रेन, है ना, ग्राम स्ट्रेन को ले रहे हैं, उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव, है ना। स्ट्रेन ले दिया यार, स्टेन है ये, ठीक है। तो ये करेक्शन है, लिख ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 165, और इसके पहले भी थी 142 था, ठीक है। 161 है, स्टेन नहीं है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कोइंसाइडिंग विद डिफरेंट हिसाबों को सही बात, रेशियो डिफरेंट कर सकता है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी की, बिल्कुल सही बात है। हेड ऑफ लिपिड हाइड्रोफिलिक होता है, बिल्कुल सही बात है ना। टेल कैसी हाइड्रोफोबिक होती थी, तो आल सही हो जाएगा इसका। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विच इज कनेक्टिंग द थाइलेकॉइड और डिफरेंट ग्रेन, बिल्कुल सही, वो फिर से बना रहा है स्ट्रक्चर। ये थाइलेकॉइड बना रहा है, एक कॉइन को हमने बोल दिया थाइलेकॉइड, ठीक है। तो एक कॉइन को हमने बोल दिया क्या, थाइलेकॉइड, ठीक है। ये पूरे ढेर को हमने बोल दिया क्या, ग्रेना। तो ये ग्रेना इसके थाइलेकॉइड से कनेक्ट होता है अगले वाले ढेर से, मतलब अगले वाले ढेर के एक थाइलेकॉइड से कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द नेम इज स्ट्रोमा लैमेला। इसका नाम क्या होगा, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। तो स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा पाया जाने वाला लैमेली है, इसलिए स्ट्रोमा लैमेली बोल रहा है, जो कनेक्ट करता है 2 ग्रेना के इंटर थाइलेकॉइड, बोले तो आपस में 2 थाइलेकॉइड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विच कनेक्टिंग द थाइलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, है ना, डिफरेंट ग्रेना के थाइलेकॉइड को कनेक्ट करने वाला ये है, क्या है ये मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेला, ठीक। एक्चुअली में ग्रेना लैमेला का दूसरा नाम ही होता है इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड, एक ही मतलब है इनका, ठीक है। स्ट्रोमा हो नहीं सकता कि एक प्रकार का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ, किससे बनते हैं, हमने पहले बताया था, ER से बनता है आपका क्या, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी है तो चला जाएगा लाइसोसोम के पास, अगर इसके पास, इसकी वेसिकल के पास अगर एंजाइम होंगे, अगर नहीं होंगी, लार्ज इम्पिटी होगी, तो इसको बोलने लगेंगे वैक्यूल, ठीक। तो आपके लाइसोसोम है, लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस है भाई फॉर पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, नॉन मेम्ब्रेन होता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। DNA रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, कहते हैं नॉट ओनली DNA रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट बट आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों का DNA एक जैसा होता है, स्मॉल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है एंड सर्कुलर होता है, ठीक है। 3 चीज़ें, स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता, याद रखिएगा। डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल नहीं होता, याद रखिएगा। और सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता है, सर्कुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ स्मॉल ठीक है, सिंगल नहीं, डबल होता है। यहाँ सर्कुलर भी ठीक था, स्मॉल ठीक है, डबल स्टैंडर्ड भी ठीक है, लेकिन लीनियर नहीं होता, यहाँ पे लीनियर नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बोल रहे तो अच्छा, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस क्रोमैटिन इज स्टैंड बाय किस, बेसिक डाई के द्वारा, है ना, बेसिक डाई के स्टैंड करते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग साहब थे, इन्होंने ये काम किया था। पहले रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी 1831 में। फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाला क्रोमैटिन बोले तो क्रोमोसोम की जो स्टैंडिंग करी, किसने करी, फ्लेमिंग साहब ने करी। कौन सी डाई, बेसिक डाई। काफ़ी सारी डाई होती है, नाम नहीं बताएंगे फिलहाल, तो बेसिक डाई याद रखो लो बस, और कुछ नहीं। मेम्ब्रेन कवरिंग
अच्छा, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, बात खत्म। बहुत फास्ट से आने वाला आंसर है ये। पॉलीसोम इज अरेंजमेंट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय mRNA। बिल्कुल सही जवाब है, राइबोसोम एंड RNA नहीं, आर नहीं एम होना चाहिए था। आपका थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हुआ है इसलिए फटाक से बढ़ रहा है ना। द वैक्यूल आर बाउंडेड बाय डबल नहीं सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। गलत हो गया ये, पहले गलत हो गया। इन अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, सही जवाब है। इंपॉर्टेंट होती है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल डिफर करती है प्रोकैरियोटिक सेल से किस प्रकार से, मतलब यूकैरियोटिक इससे डिफर किस प्रकार से है, मतलब प्रो यू के पास क्या है। जब स्टेटमेंट इस प्रकार से है, कोई चीज़ डिफर कर रही है इससे, इसका मतलब जो पहले वाली चीज़ है उसकी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल बाय हैविंग 80 टाइप राइबोसोम। इसके पास होता है क्या, बिल्कुल सही है, हाँ यू के पास है ये। बाय हैविंग फ्लैजेला एसोसिएटेड विद 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, इनके पास नहीं है, इसके पास होता है, यू के पास होता है, प्रो के पास नहीं होता है। बेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यही तो बेसिस था, यू कैरियन प्रो कैरियन, प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू मतलब बेल न्यूक्लियस, मतलब बेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस ही होता है, ये तो बेसिस है इनका, बिल्कुल सही जवाब है, ये तो पक्का होगा ये तो। देयर डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन प्रोटीन कंस्टिट्यूट क्रोमैटिन। समझ में आई ना। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो धागे होते हैं, इस धागे को बोल दिया हमने डीएनए, ठीक है ठीक है। अब ये डीएनए क्या होता है, ये धागे प्रकार की स्पेशल मेम्ब्रेन स्पेशल प्रोटीन से इन्होंने, इसमें मैंने प्रोटीन डाल दी, कौन सी प्रोटीन डाल दी हमने, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन चिपका दी। अभी धागे को इसने चिपका दिया ऐसे, और एक प्रकार का सुपर कॉइलिंग एंड कॉइलिंग हो गई, इसको बना दिया क्रोमोसोम बना दी, ठीक है। जब यही क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। तो कहते हैं इनका जो डीएनए होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोले तो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें, और क्रोमैटिन नेटवर्क बनाता है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसमें यूकैरियोटिक में ये नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में सिंपली डीएनए होगा, ऐसे नंगा पड़ा होगा, है ना। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और प्लाज्मा डीएनए होता है, किसी प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल को ऑन द बेसिस ऑफ 80 राइबोसोम दिस एंड दिस एंड दिस, चारों बेसिस पे हम डिफर कर सकते हैं, इसलिए ऑल आर द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिश एज, मतलब गायब हो जाती है मैच्योर पे, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो मैच्योरिटी पे गायब हो जाए। तो प्राइमरी सेल वॉल मैच्योरिटी के बाद गायब हो जाती है और बन जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। टर्सरी और सेल मेम्ब्रेन का मतलब है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमेशा होती है। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लोज मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, बोला कि अच्छा ठीक है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है देख लेते हैं। कहते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनहेबल करता है लेटरल मूवमेंट प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जो फ्लूइड नेचर है लिपिड का, फ्लूइड नेचर लिपिड की वजह से आता है, ठीक। और लिपिड के इस नेचर की वजह से प्रोटीन को मूवमेंट हो सकता है। मैनी प्रोटीन ऐसी होती हैं उसमें जो रिमेन कम्प्लीटली एम्बेडेड होती है, बिल्कुल सही जवाब है। उस प्रोटीन को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। सर कंप्लीटली नहीं, अगर ये पार्शियली भी बोल देते तब भी सही था, क्यों, इंटीग्रल प्रोटीन या तो कंप्लीटली एम्बेडेड होती है या फिर पार्शियली एम्बेडेड होती है ना। एनसीईआरटी ने बरीड लिखा है कंप्लीटली पार्शियली बरीड। प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन ट्रैवल विद इन द लिपिड लेयर, बिल्कुल सही बात है, ट्रैवल करती है मतलब मूवमेंट करती रहती है। इंटीग्रल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, नहीं सरफेस पे पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल बोलो या एक्सटेंसिव प्रोटीन बोलो। इन्होंने बोला है कि इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल तो टोटली या पार्शियली बरीड है, सरफेस पर नहीं है, तो गलत हो गया भैया, वो गलत ही पूछे जाते। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द विच सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अभी 2 बार बता चुके थे, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब भी आ जाए फॉस्फोराइलेशन, आप बहुत सारे फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन कभी भी आ जाए बट इसका मतलब होता है सीधे मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब वो कैसे हो रहा है, वो डजंट मैटर है, ऑक्सीडेटिव है तो एटीपी ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, मतलब ऑक्सीडेटिव है, तो है ना, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। ये आपका पॉइंट एक्चुअली में पहले वाला क्वेश्चन था, है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये एनसीईआरटी से ही है। आप समरी में देखिएगा, समरी के बीच में देखिए, बीच वाले लाइन में, वहाँ पे ये लाइन अच्छे से लिखी है, ठीक है। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एबंडेंटली फाउंड इन द लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम के पास होते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, काफी प्रकार के। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, सिस्टर्नी
डिस्क शेप स्ट्रक्चर इन द गोल्गी एपिथेलियल सिस्टम नहीं होते हैं, एंड थाइलेकॉइड होता है फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा, है ना। ये पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में भी आया था, लेकिन उसका पूछने का तरीका है वो अलग था। यहाँ पे मैंने क्रिस्टल लिखा था, फिर थाइलेकॉइड लिखा था, फिर इसका सिस्टम नहीं लिखा था, इसके बाद 1 2 ऐसे प्रकार के ऑप्शन, मतलब जो पूछने का तरीका है वो अलग था, लेकिन क्वेश्चन सेम ही था, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो 1:2 एक्चुअली में आपका जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी पीछे एक्सरसाइज दी है ना, उसमें भी क्वेश्चन सेम ही ऐसा है। तो 1:2 एक ही ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच सेल ऑर्गेनेल हैव डीएनए, इसके पास डीएनए होता है, हमने पहले ही बताया था। 3 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन रखते हैं, ठीक है। 3 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन रखते हैं, ठीक है, और प्लस खुद का डीएनए भी रखते हैं। याद करने का तरीका था, कोई रूल नहीं है। तो उन 3 सेल ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। एक्चुअली में न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनेल नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली में सेल का पार्ट होता है वो, है ना, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने इसको सेल ऑर्गेनेल, इसको भी सेल ऑर्गेनेल बोल दिया है। तो 3 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन भी हैं, खुद का डीएनए भी होता है, ठीक। तो 3 ऐसे हैं, कौन से हैं, ऑन डीएनए। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। राइबोसोम नहीं है, ना डबल मेम्ब्रेन है, ना ही खुद का डीएनए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बोले तो SER, एक ही ऑप्शन होगा इसमें। The stroma of the chloroplast contain enzyme required for synthesis of protein and carbohydrate, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बाद स्ट्रोमा होता है, उसके बाद खुद का डीएनए, खुद का आरएनए एंड खुद के राइबोसोम होते हैं 70 प्रकार के, और खुद के एंजाइम भी होते हैं जो सिंथेसिस कर लेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। गड़बड़ हो गया फिलहाल को नहीं। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर द लार्जर, तो राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट के स्मॉलर होते हैं भैया, ये 70 प्रकार के हैं, गलत हो गया। और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम लार्जर होते हैं, इन्होंने 70 लिख दिया है ना, लार्जर होते हैं 80 होता है, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट। क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड होता है इन द ग्रेना में, ग्रेना बोले तो थाइलेकॉइड, ये काफ़ी बार बता चुके हैं हम आपको, दोबारा नहीं बनाएंगे, है ना। ये थाइलेकॉइड होते हैं, एक को बोलेंगे क्या, थाइलेकॉइड, पूरे ढेर को बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। और ये एक से फिर दूसरा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोमा होता था, और ये प्रकार की मेम्ब्रेन बंद होते हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। काफ़ी बार बता चुके हैं हम। तो आपको जो क्लोरोफिल एक्चुअली में यहीं पर होते हैं, क्लोरोफिल होती तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो, स्ट्रोमा लैमिला हो चाहे ग्रेनल लैमिला हो, बोले तो थाइलेकॉइड हो, क्लोरोफिल यहाँ भी है, यहाँ भी होता है, लेकिन स्ट्रोमा में नहीं होता, बाकी हर जगह होता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन द ग्रेना, एंड अगर इसमें स्ट्रोमा लैमिला भी ऑप्शन होता है तो वो भी होता है ना, अकॉर्डिंग टू साइटोलॉजी, है ना। सिर्फ उन्होंने ग्रेना को बोला है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो फोटोसिंथेसिस में सर आपको बताएंगे कि नॉट ओनली ग्रेना बट आल्सो स्ट्रोमा लैमिला आल्सो हैव क्लोरोफिल। बस जो फोटोसिंथेसिस का तरीका है वो अलग हो सकता है। यहाँ पे PS1 एंड PS2 दोनों होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 होता था, वो अलग है, आप ही नहीं समझ पाएंगे, आप बाद में समझेंगे, लेकिन क्लोरोफिल होते दोनों जगह हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा में तो होता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा नहीं, बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला लगते थे, तब सही हो जाता है ये आंसर, ठीक है। तो स्ट्रोमा नहीं, स्ट्रोमा लैमिला होना चाहिए था, तो उस हिसाब से फर्स्ट आंसर जाएगा आपका। तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्या होती है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। जॉर्ज पेरेट साहब ने 1953 में इसको डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था। अगर यहीं पे हम ग्रैनुलर ना लिख के यहाँ पर लिख देते रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, और प्रोटीन, पूरा क्वेश्चन भी सेम होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता, तो आंसर हो जाता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, उस केस में आप क्या हो जाएगा, RER हो जाता, RER भी तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और नेटवर्क लाइक होता है तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर हो जाए। तो ग्रैनुलर ना लिख के हम रेटिकुलर लिख दें तो आंसर बदल जाता है, ठीक है। तो ग्रैनुलर लिखा है इसलिए राइबोसोम आंसर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। कुछ बच्चों ने लगाया भी होगा शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच पेयर देखना है, गैस वैक्यूल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास होता है, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी ने लिखा है ग्रीन एंड पर्पल सर्पल बैक्टीरिया, है ना, ब्लू ग्रीन, ग्रीन एंड पर्पल सर्पल बैक्टीरिया लिखा है, ब्लू ग्रीन एलिजिबल साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। तो जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसके पास गैस वैक्यूल होती है, सबके पास नहीं होते हैं। तो गैस वैक्यूल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सही जवाब है। वैक्यूल जो आपकी सैप वैक्यूल भी कहते हैं, कभी सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो है
90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है। बिल्कुल सही जवाब है। कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल आपका अमीबा के पास होता है और हेल्प कर देगा एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में, ये भी सही लिखा है आपका। फूड वैक्यूल आपका प्रोटिस्टा में होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोटिस्टन, ठीक है, प्लांट सेल के पास नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, बोले तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द साइटोस्केलेटन एलिमेंट, ठीक है। अगर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता तो वो भी आंसर में हो सकता था, लेकिन एनसीईआरटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सपोर्ट नेटवर्क इस प्रकार कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया ना, लेकिन ये भी होता है आंसर। तो फिलहाल साइटोस्केलेटन एलिमेंट होता। आगे देख लेते हैं, एमाइलोब्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फ्लैट नहीं, एमाइलोब्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा पोटैटो, ठीक है। एलायोब्लास्ट प्रोटीन को स्टोर नहीं करता है, एलायोब्लास्ट करता है फैट्स एंड ऑयल को। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कैस्टर, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है टॉप। तो बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया आपका, है ना, बोथ इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या नहीं होता उसके बाद। काफी बार कितने बार बता चुके भैया, डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद के राइबोसोम भी होते हैं, लेकिन वो राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं, 80s प्रकार के नहीं होते हैं। 80s प्रकार के होते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हो सकते हैं, है ना, इसलिए बोल रहे हैं RER। कौन सा इसका आंसर लग गया ना, आंसर लगा दिया मैंने, हाँ 80s राइबोसोम नहीं होते। देख लेते हैं, मीजोसोम आर क्रोमैटो, अच्छा मीजोसोम एंड क्रोमैटोफोर आर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनर सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनते हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है जो मेम्ब्रेन से फोल्डिंग से बने और मेम्ब्रेन में ही लगे रहे तो बोल दो मीजोसोम, ठीक है। मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बने और मेम्ब्रेन से अलग हो जाएं, ठीक है, अलग हो जाएं और भर जाए पिगमेंट से, तो उसको बोल दो क्या, क्रोमैटोफोर। तो दोनों ही मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं और भी अंदर के साइड से। अगर ये बाहर के साइड हो जाए तो फ्लैजेला बना देता है, अंदर के साइड हो जाए तो मीजोसोम या फिर क्रोमैटोफोर बना देता है। तो मीजोसोम एंड क्रोमैटोफोर आर द मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही जवाब है। क्रोमैटोफोर आर पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इन साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बोथ आर करेक्ट। कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। तो याद रखिए क्रोमैटोफोर सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, मीजोसोम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सारे बैक्टीरिया के पास है। आगे देख लेते हैं, SER कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, शायद तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे है। सेंट्रियोल आ गया हमें ना, तो सेंट्रियोल करेगा, देख लेते हैं। SER पैकेजिंग लिपिड सिंथेसिस, RER प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो 1:2 एक ही ऑप्शन में देखो, 1:2 फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड लगाओ हमेशा। शेप साइज एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल मे वेरी इन द फंक्शन दे परफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। सेल का शेप साइज कैसा है, नंबर कितना है, ये उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है ना, शेप साइज पे डिपेंड करता है। तो इससे ये बात होगी, ह्यूमन RBC 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है, सही है, राउंड एंड बाइकॉन्केव होती है। साइटोप्लाज्म तो एरेना मतलब एरिया कह सकते हो, है ना, मैर एरिया होता है जहाँ पर सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है, ये भी सही है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म में कीप लिविंग स्टेट, है ना, लिविंग स्टेट को बनाए रखते हैं, सही बात है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बताना है बाउंडेड बाई, अच्छा यहाँ से दिया ही इतना, ठीक है, इतना दिए हैं, कह रहा है सिंगल कौन से, देख लेते हैं। काफ़ी बार बता चुके हैं हम आपको, एक बार रिवीजन करा देते हैं। नॉन मेम्ब्रेन याद रख लो, डबल मेम्ब्रेन याद रख लो, बाकी सब जितने बचे हुए सिंगल मेम्ब्रेन है। नॉन मेम्ब्रेन में आपका सबसे पहले था इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस था और सेंट्रोसोम था, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। एंड डबल मेम्ब्रेन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया एंड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। बाकी जितने बचे सब यूनिट मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन के बने होते हैं। तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई है, ये न्यूक्लियोलाई बोलो तो न्यूक्लियोलस है मतलब नॉन मेम्ब्रेन, ठीक। माइक्रोबॉडी एक मेम्ब्रेन, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है मतलब डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट बोले तो डबल मेम्ब्रेन है। अब देख लो यूनिट मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं, 1, 2 and 3, ठीक। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए प्लास्टिड, प्लास्टिड कौन नहीं होता है, क्रोमो, क्लोरो एंड लीको, माइटोप्लास्ट नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलिया एंड फ्लैजेलम कंटेन आउटर रिंग 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग बाई सिंगलेट
बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं डबलेट के फॉर्म में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े होते हैं सेंट्रल ब्रिज से, और ये आपस में जुड़े होते हैं किससे, इंटर डबलेट ब्रिज बोलो या फिर लिंकर बोलो, और ये आपस में यहाँ पे सेंट्रल सी से सराउंड होगा और ये आपस में जुड़े होंगे रेडियल स्पोक से। ये अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट इन द सिलिया एंड फ्लैजिला, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इन द फॉर्म ऑफ डबलेट एंड 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंगलेट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल ओनली, ठीक है। तो कहते हैं इसको सराउंड करेंगे, सही हो गया आपका। सिलिया स्मॉलर होते हैं, बर्क लाइक ओएस, बर्क लाइक ओएस का मतलब समझ रहे हो, जो नाव वगैरह चलाते हैं, नाव ऐसे कर नाव चलाते हैं तो उनको ओएस बोलते हैं ना। ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को मूवमेंट में हेल्प करे उसे ओएस बोलते हैं, ठीक है। तो बर्क लाइक ओएस बिल्कुल सही बात है। सिलिया ऐसे ऐसे करके मरते हैं, मतलब पूरी सेल, हमारी पूरी बॉडी सेल होगी, ठीक है। हमारी सिलिया है ये, तो ऐसे ऐसे करेंगे हम, और पानी के अंदर ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारी बॉडी भी मूवमेंट करेगी और सराउंडिंग फ्लूइड है वो भी मूवमेंट करेगा। तो जब बॉडी भी मूवमेंट करे और सराउंडिंग फ्लूइड भी मूवमेंट करे, ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ सिलिया कर सकती है। फ्लैजिला जब ऐसे ऐसे करके करता है, फ्लैजिला लॉन्गर होता है, ऐसे करेगा, तो ऐसे केसेस में सिर्फ बॉडी मूव करेगी, सराउंडिंग फ्लूइड मूव नहीं करेगा, ठीक। तो सिलिया स्मॉलर होते हैं, बर्क लाइक ओएस, सही बात है। कॉजिंग सेल मूवमेंट आइदर द सराउंडिंग फ्लूइड, दोनों करेगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, सही है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट ओनली, है ना, नॉट फ्लूइड, मतलब सराउंडिंग फ्लूइड। सिलिया एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं क्या, एक्सोलेमा, एक्सोनीम एंड एक्सोलेमा, जो भी है। तो आपके सारे सही लग रहा है हमको, 1 3 3 4 डबल हो गया क्या, हाँ। Which of the following vacuole help in the osmoregulation in the amoeba? Osmoregulation and acceleration amoeba में हेल्प करने वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आगे देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में मोस्ट अबेंडेंट क्या होता है, 52% होता है, क्या होती है, प्रोटीन होती है ना, ये प्रोटीन होगी। मोस्ट अबेंडेंट फॉलोड बाय लिपिड होता है, लिपिड कितना होता है, 40%। किसके सेल मेम्ब्रेन में, आरबीसी की, तो प्रोटीन एंड लिपिड, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। Consider the following and choose the option containing, अच्छा ठीक है, containing the correct statement, ठीक है। The endomembrane system ER, जीबी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आते हैं, उनको सही बात कितनी बार बताएं, ER से बना जीबी से बने या तो लाइसोसोम, अगर वो डिसाइकिल किससे बनी है, एंजाइम से बनी, या फिर बनेगा वैक्यूल, अगर कैसे एम्प्टी है, बाद में वो भर जाएगा किससे, डस्टबिन से, सब डस्ट वगैरह भर जाएगा ना, इसलिए कहते हैं डस्टबिन। एसिडिटी प्रोडक्ट सेल सेव एंड वाटर सब इसमें भर दिया जाएगा, है ना, तो वैक्यूल हो गई। तो ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हो जाएगा, सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो सही है। ER हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, को सही बात है, RER के बारे में बोल रहे हैं, है ना, RER के बारे में। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है आपको, तो सारे सही हैं आपके, तो 1 2 एंड 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोटिक लिखा है कंसर्न द रिजर्व फूड, है ना, रिजर्व फूड करेंगे मटेरियल जैसे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल, नॉन मेम्ब्रेन एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज इनक्लोज्ड इन बॉडी, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। सोडियम पोटेशियम पंप एनसीईआरटी में लिखा है बढ़िया से, और पिछले साल नीट में भी आया। तो सोडियम पोटेशियम पंप एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सीधा ठीक। हब इन सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के पास हब होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन का बना होता है, और पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम बार, ठीक है। तो सेंट्रियोल बोलो या सेंट्रोसोम बोलो, बात एक ही है। विच एलिमेंट मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ मिडिल लेवल, क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट लिखा है एनसीईआरटी में, तो आपका कैल्शियम होगा आपका, ठीक है। और पैक्टिन बोलो तो पैक्टिन सब्सटेंस होता है, एक प्रकार का क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, पैक्टिन एंड कैल्शियम। तो पूछा एलिमेंट कौन सा होता है, तो कैल्शियम एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आधी केमिस्ट्री आधी बायोलॉजी लगी इसमें। सेल मेम्ब्रेन सो कॉसी फ्लूइड बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, कॉसी फ्लूइड बिहेवियर किसकी वजह से, लिपिड की वजह से कॉसी फ्लूइड बिहेवियर करती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन होती है, सही बात है। पार्शियली और टोटली पेरिड होती है, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब दोनों सही हो जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, तो जब दोनों सही होती हैं तो यहाँ पे हम रीजन काट देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं बिकॉज। अब दोबारा से पढ़ते हैं, इसका कारण सही है या नहीं है। सेल मेम्ब्रेन सो कॉसी फ्लूइड बिहेवियर बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रल, नहीं भैया, इसका कॉसी फ्लूइड नेचर लिपिड की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं है, है ना। अब प्रोटीन चाहे सरफेस से हो चाहे अंदर, उससे हमें क्या लेना देना,
क्यों? इसका जो कॉन्सिक्वेंट नेचर है वो लिपिड की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं है। तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों हो, मतलब ऐसे कौन से हैं, आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जो दोनों के दोनों हों उसमें, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, देखो सबसे पहले होते हैं नीचे क्या, मोनेरा, थोड़ा 5 यूनिट क्लासिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा इसकी बताने के लिए, ठीक है। इसके बाद होते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया। अब प्रोटिस्टा से 3 चीज़ें बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे बनेगी आपके फंजाई, ठीक है, यहाँ पे बनेगी आपकी प्लांटी। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता रहा है आपको, मतलब ये क्या किंगडम है, हल्का सा बताना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे है। वैसे दिए सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल इतनी सारे एनसीईआरटी में है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, एक इमेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इमेज यहाँ क्रिएट होगी आपकी, मोनिटा, प्रोटिस्टा, और यहाँ पे है एनिमेलिया, ठीक है, ये हो गया एनिमल, बोले तो एनिमेलिया, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा है, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं क्राइसोफाइड में, क्राइसोफाइड होते हैं और डायनोप्लाइडेट होते हैं और बोलते हैं स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, और बोलते हैं क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। इसी प्रोटोजोआ में आपके आते हैं अमीबा, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जो नीचे का एक है, सिर्फ और सिर्फ ये एक है, ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल। ऊपर के जो 4 किंगडम है ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, कह रहा हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म कंटेन ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के पास। यानी कि हम ये देख लें कि कौन सी प्रोकैरियोटिक है और कौन सी यूकैरियोटिक सेल वॉल है, तो कौन सी यूकैरियोटिक सेल है, तो पता कर सकते हैं इसके आंसर किसके पास ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों किसके पास है, ओनली यू के पास है, ठीक है। तो वैसे बैक्टीरिया प्रो होता है, आपके एनसीईआरटी में है, तो इसके पास तो नहीं होगा। माइक्रोप्लाज्मा भी प्रो होता है ना, एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसके पास भी ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं होंगे। एंड पीपीएनओ भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है, इसके पास भी ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, ठीक है। तो इनके पास नहीं होगी तो हमें सीधा सीधा पता चल गया, लेकिन फिर भी आपकी इमेज अच्छे से बने इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया। यानी कि यूग्लिना, अब यूग्लिना आपका कहाँ पे आ जाएगा, यूग्लिना आपका आ जाएगा यहाँ पे, इधर ही पे आ जाएगा, है ना। एक और आता है यूग्लेनॉइड्स, ठीक है। तो प्रोटिस्टा आपका यूग्लेनॉइड, ट्राइसोफाइड, डायनोप्लाइडेट, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ हो सकते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, आगे देखो अमीबा भी लिखा होगा, ये लिखा है अमीबा, ठीक है। तो ये भी यूकैरियोटिक सेल होगी। एनिमल सेल, तो ये एनिमल सेल होगी आपकी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आपकी एक प्रकार की एल्गी होती है जो कि आपकी कहाँ आ जाएगी, आपकी प्लांटी में जाएगा। एंड प्लांट सेल तो ये होगी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि पांचों के पांचों सेल ऐसी हैं जो एक प्रकार की कैसी यूकैरियोटिक सेल हैं। जब यूकैरियोटिक सेल होंगी तो इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया, माइटोप्लाज्मा एंड पीपीएनओ प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच इज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपका फर्स्ट आंसर आएगा, यानी 5 आंसर हो गए। क्वेश्चन लास्ट है, देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ फीचर्स दिए हैं, फीचर को पहचान के इनको पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा इसका सेल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। देख लेते हैं, हमें पहले से ही पता चल जाए। सो शेप स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, डायमीटर इतना होता है, एवरेज इतना है, लेंथ इतनी होती है, रिवीजन कर लो एक प्रकार से, लेकिन हम पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया आंसर जाने वाला है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होते हैं, लिमिटिंग बाउंड्री, बिल्कुल सही बात है। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा होते हैं, मतलब इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा बनाता है ना, विच इज इंक्रीज सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है। सारी चीज़ें कुछ भी लिख दो आप। बोथ मेम्ब्रेन देयर ऑन स्पेसिफिक डीएनए, दोनों मेम्ब्रेन के पास खुद का स्पेसिफिक डीएनए होता है, बिल्कुल सही जवाब है। हमें सिर्फ दूर से दृष्टि दिखाई पड़ रहा है, इसी से हम पता चल जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आंसर जाएगा। यानी कि इनको पहचान के आपको बताना है क्या है। तो द आल above feature are attributed to mitochondria. Okay, thank you, bye bye.